हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कमेंट्स किया था कि जो भी आपको पीडीएफ में उपलब्ध कराया हूं उसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और इसका आपको लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने वीडियो में ये देखेंगे थंबनेल में ही कि एमसी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पे आकर के ये पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि लकड़ी से लगी आग को बुझाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, बी है फोम फायर एक्सटिंग्विशर, सी है सीटीसी एक्सटिंग्विशर, डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि लकड़ी से लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट और सही आंसर है। चलिए, मैंने इसको टिक मार दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से आग किसके द्वारा लगती है। आपके ऑप्शन है ए लकड़ी, बी है ज्वलनशील वस्तुएं, सी कोयला, डी उपरोक्त सभी। तो आप लोग जैसा कि पता होगा कि आग लगने के ये चारों कारण ही, ये जो तीन कारण दिए गए हैं, ये तीनों जो है जरूरी है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और सही आंसर होगा। चलिए हम इसको टिक मार देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि गैस वेल्डिंग में गैस रिसाव की जांच निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। आपके ऑप्शन है ए सादा पानी, बी है साबुन का घोल, सी है तारपीन का तेल, डी है विकल्प ए और बी दोनों। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि गैस वेल्डिंग में गैस की रिसाव की जांच करने के लिए हम लोग सादा पानी तथा साबुन का घोल दोनों का उपयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट और सही आंसर होगा। चलिए हम इसको टिक लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न जो है वो आपका प्रश्न ये है कि दुर्घटना का क्या कारण होता है। आपके ऑप्शन है ए अति आत्मविश्वास, बी है अरुचि और सी है आपका जो है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दुर्घटना का कारण ये दोनों ही होते हैं, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से दोनों। तो चलिए मैं ऑप्शन नंबर सी को जो है टिक मार देता हूं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट और सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न है कि बिजली की मशीनों की अर्थिंग आवश्यक होती है, क्यों। ऑप्शन है आपके ए बिजली के झटके से बचने के लिए, बी है मशीनों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, सी है मशीनों की उत्पादन दर बढ़ाने के लिए, डी है मशीनों की आयु वृद्धि के लिए। तो देखिए, बिजली की मशीनों की अर्थिंग इसलिए की जाती है कि ताकि हम बिजली के झटके से बच सकें। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ए को मैंने टिक मार दिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि वर्कशॉप में दुर्घटना घटित होने की स्थिति में घायल व्यक्ति को देना चाहिए, क्या देना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए आराम, बी है शीतल पेय, सी है प्राथमिक चिकित्सा, डी है गर्म पेय। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी आपका साथी वर्कशॉप में इंजर्ड हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है तो उसके साथ, तो उसको सबसे पहले जो है आपका फर्स्ट एड देने की आवश्यकता है, जिसको हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत आर्क वेल्डिंग से उत्पन्न किरणें हैं। आपके ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट, बी है इंफ्रारेड, सी है मैग्नेटिक किरणें, डी है विकल्प ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आर्क वेल्डिंग से जो उत्पन्न होते हैं वो दोनों होते हैं अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर होगा। चलिए हम इसको टिक मार लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और सही आंसर है। चलिए हमने इसे टिक मार लिया। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पूर्व कौन सी सहायता की आवश्यकता होती है।
आपके ऑप्शन है ए मानवीय सहायता, बी है प्राथमिक चिकित्सा, सी है विकल्प ए और बी दोनों, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पूर्व हमें उसकी फर्स्ट एड देनी चाहिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट और सही आंसर है, इसको मैंने टिक मार दिया। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत आर्क वेल्डिंग से हानिकारक किरणें निकलती हैं जिनसे आर्क आई की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इनमें से आंखों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है वेल्डिंग हेलमेट, बी है वेल्डिंग स्क्रीन, सी है वेल्डिंग गॉगल्स, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है हम लोग उपरोक्त सभी तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं उनका उपयोग करते हैं, इसलिए हमारा उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि आग बुझाने के साधन को पहचानिए। ए कैनवास सीट, बी है पानी तथा फायर एक्सटिंग्विशर, सी है रेत से भरी बाल्टी, डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन चारों दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए, तीनों सही हैं, इसलिए हमारा जो है आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इसको टिक मार दिया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्कशॉप में आग लगने का कारण निम्न में से क्या है? आपके ऑप्शन है बिजली की तारों को ढीले कनेक्शन, बी है बीड़ी सिगरेट का प्रयोग, सी है ज्वलनशील पदार्थ, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए वर्कशॉप में आग लगने का जो है वो ये तीनों कारण है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और सही उपरोक्त सभी होगा। चलिए ऑप्शन डी को मैंने टिक मार दिया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, निम्न में से वेल्डिंग करते समय प्रयोग होने वाले सुरक्षा उपकरण को पहचानिए। ऑप्शन ए है हैमर, बी है संडासी, सी है लेदर एप्रॉन, डी है जो है हैंड हैक्सा। तो देखिए यहाँ पे जो सेफ्टी आपका जो है सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो आपका यूज हुआ है वो है हमारा लेदर एप्रॉन। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को हम टिक मार देते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला इलेक्ट्रोड होल्डर अच्छी इंसुलेशन वाला ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ए करंट से बचने के लिए, बी वेल्डिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, और उसके बाद जो है सी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके में सही और जो है करेक्ट आंसर है हमारा करंट से बचने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैंने इसको टिक मार दिया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, वेल्डिंग का प्रयोग होता है ए उद्योगों में, बी रेलवे में, सी मरम्मत कार्यों में, डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि वेल्डिंग का उपयोग जो है बाकी बचे जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों में होता है, इसलिए हमारा करेक्ट और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से उपरोक्त सभी। चलिए ऑप्शन डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वेल्डिंग करते समय फर्श गीला नहीं होना चाहिए, क्यों? ऑप्शन ए है आपके पैर फिसल सकता है, बी करंट लग सकता है, सी वेल्डिंग क्वालिटी प्रभावित हो सकती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा कि वेल्डिंग करते समय फर्श गीला नहीं रखना चाहिए क्योंकि करंट लग सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैंने बी को टिक लगा दिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग आर्क रेडिएशन से बचने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए लेदर एप्रॉन, बी है वेल्डिंग पोजीशन, सी है आर्क लेंथ और डी है पारदर्शी चश्मे। क्वेश्चन बहुत ही घुमाया हुआ है क्योंकि देखिए बहुत यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है कि आर्क रेडिएशन से बचने के लिए हैंड स्क्रीन उपयोग करते हैं, यहाँ पर ये नहीं है। तो जैसा कि आपका ऑप्शन जिस प्रकार से दिया गया है तो हमको जो है उसी ऑप्शन में से सही आंसर को टिक करना होगा। तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन ए करेक्ट और सटीक है, तो हम यहाँ ऑप्शन ए को टिक मार दिया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वेल्डिंग करते समय अधिक चिंगारियाँ उत्पन्न होती है, पैरों को इनको प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? आपके 4 ऑप्शन है, ए सेफ्टी बूट, बी है लेग गार्ड, सी है लेदर एप्रॉन, डी है चमड़े के दास्ताने। तो आपको याद रखना चाहिए कि हमें जो है अपने पैर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेफ्टी बूट का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और आप लोग से आग्रह करते हैं कि हमें सपोर्ट करने के लिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, ताकि जो हमारा वीडियो हमारा जो चैनल है वो अच्छा से ग्रोथ कर सके। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि आग लगने पर सर्वप्रथम करना चाहिए क्या?
ए उच्च अधिकारी को सूचना देना चाहिए, बी अन्य कर्मचारियों को बताना चाहिए, सी आग रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए, डी फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। तो देखिए आग लगने पर सबसे पहले क्या करना है कि हमें अन्य कर्मचारियों को बता देना है ताकि वो भी जो है अलर्ट हो जाएं और जो है वो अपनी जान बचा सकें। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आग से सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध होना चाहिए क्योंकि ए मानवीय क्षति से बचने के लिए, माल की क्षति से बचने के लिए, सी वित्तीय घाटे से बचने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो हमारा करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि चलती हुई मशीनों के साथ कभी भी अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। क्यों? ए मशीन खराब हो जाएगी, बी उत्पादन प्रभावित होगा, सी दुर्घटना घटित हो सकती है, डी करंट लग सकता है। तो देखिए चलती हुई मशीनों को जो है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए क्योंकि दुर्घटना घटित हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिजली का झटका लगने पर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। ए कृत्रिम श्वास देने का प्रबंध, बी डॉक्टर को दिखाना, सी अस्पताल ले जाना, डी ताज़ी हवा का प्रबंध। तो देखिए बिजली का झटका जैसे ही लगे तो आप जो है आर्टिफिशियल जो है आपको रेस्पिरेशन का व्यवस्था करना चाहिए ताकि कृत्रिम श्वास हम दे सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्य समाप्ति पर रेगुलेटर का प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू को ढीला कर देना चाहिए क्योंकि ए प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू खराब हो सकता है, बी प्रेशर गेज खराब हो सकती है, सी गैस लीकेज हो सकती है, डी वेल्डिंग टॉर्च की टिप अवरुद्ध हो सकती है। तो देखिए कार्य समाप्त हो जाने पर रेगुलेटर का जो प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू है उसको ढीला कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि प्रेशर गेज खराब होने से बच सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट और सही आंसर होगा। चलिए मैं इसको गोला कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि जहरीली गैसों से बचने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करना चाहिए। ए गैस मास्क, बी निकास पंखा, सी विकल्प ए और बी दोनों, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए जहरीली गैस से बचने के लिए हमको ऑप्शन नंबर सी गैस मास्क और निकास पंखा दोनों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अनचाहा सामान डालना चाहिए कहाँ। ए स्क्रैप ड्रमों में, बी डस्टबिनों में, सी मशीन के नीचे, डी मशीन के ऊपर। तो देखिए अनचाहा सामान जो भी हो उसे हम डस्टबिन में डाल देनी चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आर्क आई का दोष होने पर व्यक्ति को कितने घंटे आराम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 48 घंटे, बी 12 घंटे, सी 35 घंटे, डी 24 घंटे। तो देखिए आर्क आई का दोष होने पर कम से कम व्यक्ति को 48 घंटे रेस्ट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से आग लग सकती है कहाँ। ए ग्रीस से, बी तेल से, सी ढीले विद्युत कनेक्शनों से, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी करेक्ट और सही आंसर होगा क्योंकि इनमें से सभी जो है चांसेस होते हैं आग लगने के। चलिए आग लगने पर किसे सूचना देनी चाहिए। ए फायर ब्रिगेड, बी पुलिस, सी उच्च अधिकारी, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए आग लगने पर सबसे पहले हमको फायर ब्रिगेड को सूचना दे देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। फायर ब्रिगेड का जन सामान्य नंबर क्या है जिस पर आपात स्थिति में आग लगने की सूचना दी जा सकती है। तो देखिए ऑप्शन है 102, बी 101, सी 100, डी 105। तो देखिए फायर ब्रिगेड का जो नंबर होता है 101 होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को भी याद रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सुरक्षा क्या है जिस पर ध्यान दिया जा सकता है। धारणा, बी आदत, सी संस्कृति, डी अनुशासन। तो देखिए जो है सुरक्षा क्या है तो एक धारणा है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से धातुओं को जोड़ने का प्राचीन तरीका कौन सा है। तो पहले जो कहा है कि बहुत पौराणिक जो है पहले से जो है हम दो धातुओं को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते थे। तो ऑप्शन ए है आपका फोर्जिंग, बी है वेल्डिंग, सी है ब्रेजिंग, डी है सोल्डरिंग। तो हम देखिए पौराणिक ज़माने में जो है दो धातुओं को जोड़ने के लिए फोर्जिंग का उपयोग होता था, जहाँ पे दो मेटल को गर्म करके आपस में पीट करके जोड़ दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है वेल्डिंग खतरों में सम्मिलित है। ए अल्ट्रावायलेट तथा परमाणु विकिरण, बी परमाणु विकिरण तथा गामा किरणें, सी अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड विकिरणें और डी है गामा तथा बीटा किरणें।
तो देखिए वेल्डिंग खतरों में जो सम्मिलित है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड किरणें हैं। चलिए ऑप्शन सी मैंने टिक मार दिया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न देखते हैं। वेल्डिंग कार्यशाला होनी चाहिए कैसी? ए हवादार, बी खुली, सी छोटी, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए वेल्डिंग हमारा जो कार्यशाला होनी चाहिए वो हवादार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट और सही आंसर है। तो फ्रेंड्स मैंने कुल आज आपको 34 प्रश्न कराए। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। बहुत बहुत